हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी ज्ञान पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड के प्रमुख शासन व्यवस्थाओं में से एक मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि झारखंड के बड़े बड़े एग्जाम जैसे कि जेपीएससी जेएसएससी में इस चैप्टर से यानी कि झारखंड की जनजातीय शासन व्यवस्था से 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस चैप्टर में 7 टॉपिक हैं जिसमें से हमारा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था एक है। तो फ्रेंड्स, इस शासन व्यवस्था से भी एक क्वेश्चन फिक्स देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैप्टर को पूरा कवर करते हैं तो आपका जेपीएससी और जेएसएससी जैसे बड़े बड़े एग्जामों में आपका 16 मार्क्स फिक्स रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप इस चैप्टर को मिस ना करें। उसी चैप्टर में से एक टॉपिक जो है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के बारे में जानें और इस शासन व्यवस्था के बारे में भी। तो फ्रेंड्स, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, इसके बारे में आपको बता दें तो फ्रेंड्स, इस शासन व्यवस्था को हमें 2 चरणों में पढ़ना होगा। पहला, जब इस शासन व्यवस्था का निर्माण हुआ उस समय के बारे में, और उसके बाद दूसरा चरण में हम पढ़ेंगे कि जब अंग्रेज़ों का प्रभाव हुआ तो इस शासन व्यवस्था पर क्या असर पड़ा, इसके बारे में। फ्रेंड्स, इसमें इसके अलावा एक और टॉपिक के बारे में भी जानेंगे कि हो जनजातियों पर किस प्रकार अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे करके इन पर राज करना प्रारंभ किया। तो फ्रेंड्स, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है क्या। तो फ्रेंड्स, हो जनजाति की सबसे प्रचलित शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। जी फ्रेंड्स, हो जनजाति की जो सबसे प्रचलित शासन व्यवस्था है उसे ही मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन ये बने कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है तो आपका अब आंसर होगा हो जनजाति। जी फ्रेंड्स, ये शासन व्यवस्था हो जनजाति से संबंधित है। आपको बता दें हो जनजाति के बारे में तो फ्रेंड्स, झारखंड में जितने भी सारी जनजातियां निवास करते हैं उनमें से सर्वाधिक चौथे नंबर की जो जनजाति है वो हो जनजाति है। जी फ्रेंड्स, चौथे नंबर की सर्वाधिक जनजाति हमारा हो जनजाति ही है और ये सबसे अधिक कोल्हान प्रमंडल के एरिया में निवास करती है। फ्रेंड्स, इसे हम मैप से आपको बता दें तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा पूरा झारखंड का मैप है। इसमें से हमारा कोल्हान प्रमंडल, यहाँ से ये वाला जो एरिया आता है ये वाला है। फ्रेंड्स, इस प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। इन्हीं तीनों जिलाओं में ये जो हो जनजाति के लोग हैं वो अधिक मात्रा में रहा करते हैं झारखंड के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले। तो फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखें। चलिए, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के जो पहले चरण है यानी कि जब इसका निर्माण हुआ उसके बारे में हम आपको बता दें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले कुछ शासन व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा तो उसमें हमें त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था देखने को मिली, 4 स्तरीय शासन व्यवस्था देखने को मिली। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो शासन व्यवस्था है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, वो 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है। जी फ्रेंड्स, ये 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है। उसके बारे में आपको बता दें तो फ्रेंड्स देखिए, प्रारंभिक स्तर पर जो प्रशासनिक इकाई है इसका वो गांव है। जी फ्रेंड्स, प्रारंभिक स्तर की जो प्रशासनिक इकाई है वो गांव है। गांव के जो प्रमुख होते हैं उसे मुंडा कहा जाता है। जी फ्रेंड्स, इस शासन व्यवस्था में मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के प्रमुख को मुंडा कहा जाता है। उसके बाद जो सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई है यानी कि इस शासन व्यवस्था की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई पीढ़ पीढ़ के जो प्रमुख होते हैं उसे मानकी कहा जाता है। जी फ्रेंड्स, पीढ़ के जो प्रमुख होते हैं उसे मानकी कहा जाता है। ये जो पीढ़ है, इस पीढ़ का जो निर्माण होता है वो कई गांवों को मिलाने के बाद पीढ़ का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें ध्यान में रखें। इनके बारे में आपको बता दें यानी कि मुंडा के बारे में, तो मुंडा का कार्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मुंडा का कार्य गांव में होने वाले छोटे मोटे समस्याओं को निपटारा करने का कार्य मुंडा का होता है। और मानकी का कार्य के बारे में तो फ्रेंड्स, मानकी 2 या 2 से अधिक गाँव के बीच होने वाले विवादों का निपटारा मानकी के द्वारा किया जाता है, या फिर जो समस्या मुंडा के द्वारा ना सुलझाया जा पा रहा हो उसको सुलझाने का कार्य
इसके द्वारा किया जाता है। या फिर फ्रेंड्स मुंडा के द्वारा किसी भी विवाद पर कोई निर्णय दिया जाता है और उससे अगर कोई पक्ष या विपक्ष संतुष्ट ना हो तो वो अपना जो विवाद है या मुद्दा है वो पीठ में लग जाता है और पीठ में इस पर अंतिम रूप से निर्णय देने का कार्य मानकी के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखें। चलिए इसे एक बार और आपको बता दें तो फ्रेंड्स मुंडा मानकी शासन व्यवस्था 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है। प्रारंभिक प्रशासनिक इकाई हमारा इसका गांव है। गांव के प्रमुख प्रधान होते हैं। प्रधान यानी कि गांव के प्रधान मुंडा होते हैं। मुंडा का जो कार्य होता है वो गांव में छोटे मोटे समस्याओं को हल करना होता है। उसके बाद कई गांवों को मिलाकर बनने वाली जो प्रशासनिक इकाई है उसे पीढ़ कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में पीढ़ के जो प्रमुख होते हैं उसे मानकी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आप इन्हें भी ध्यान में रखिए। चलिए इन दोनों को हम एक एक करके जाने। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनके प्रारंभिक प्रशासनिक इकाई यानी कि गाँव के बारे में। जी फ्रेंड्स गाँव जो है इस शासन व्यवस्था का मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का प्रारंभिक प्रशासनिक इकाई है और फ्रेंड्स इसके जो प्रमुख हैं या फिर प्रधान हैं उसे मुंडा कहा जाता है। जी फ्रेंड्स मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में इनके जो प्रारंभिक प्रशासनिक इकाई है वह गांव है और गांव के प्रमुख को मुंडा कहा जाता है। मुंडा के कार्य के बारे में आपको बता दें तो फ्रेंड्स मुंडा गांव के छोटे मोटे समस्याओं को हल करने का कार्य करते हैं, जैसे कि चोरी डकैती, शादी विवाह का मामला, जमीन जायदाद से रिलेटेड समस्या, मारपीट आदि। इन सभी समस्याओं पर निर्णय या फिर उनका निपटारा करना ये मुंडा का कार्य होता है। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखें। आगे आपको बता दें तो फ्रेंड्स एक पद और होता है जो होता है डाकुआ का। उस पद को डाकुआ कहा जाता है। डाकुआ का कार्य होता है कि गांव में संदेश को पहुंचाना। जी फ्रेंड्स इसका कार्य होता है गांव में संदेश को पहुंचाना, यानी कि फ्रेंड्स मुंडा के द्वारा दिया जाने वाला कोई भी सूचना हो या फिर आदेश हो वो गांव वालों तक ये पहुंचाता है और गांव वालों की समस्याओं को मुंडा तक पहुंचाने का कार्य इस डाकुआ के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखें। एक और पद होता है जिसका नाम है तहसीलदार। तहसीलदार ये जो पद है उसका सृजन वो अंग्रेजों के आने के बाद इसका सृजन किया गया है इस पद का इस शासन व्यवस्था में। इसका कार्य होता था कि गांव वालों से कर वसूल करना और उसको वसूल करके मुंडा को दे देना। तो इसका ये कार्य रहता था। तो फ्रेंड्स इस शासन व्यवस्था में इनके प्रारंभिक प्रशासनिक इकाई में हमारा इतना ही था। चलिए इसे हम एक बार और आपको बता दें। तो फ्रेंड्स मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में इनकी जो प्रारंभिक प्रशासनिक इकाई है वह गांव है और गांव के प्रमुख मुंडा कहलाते हैं। मुंडा का कार्य होता है चोरी डकैती, शादी विवाह, जमीन जायदाद, मारपीट आदि से रिलेटेड जितने भी सारे समस्या होते हैं उनको निपटाने का कार्य मुंडा के द्वारा किया जाता है। डाकुआ गांव का संदेश वाहक होता है। इसका कार्य होता है कि मुंडा के द्वारा दिया जाने वाले आदेश को गांव वालों तक पहुंचाना और गांव वालों की समस्याओं को मुंडा तक पहुंचाना। एक होता है तहसीलदार। इसका कार्य होता है गांव वालों से कर को वसूल कर मुंडा को दे देना। तो फ्रेंड्स प्रारंभिक प्रशासनिक इकाई में हमारा इतना ही था। चलिए नेक्स्ट यानी कि इस शासन व्यवस्था के सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई के बारे में हम जाने। तो फ्रेंड्स मुंडा मानकी शासन व्यवस्था की जो सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई है वह पीढ़ है। इस पीढ़ का निर्माण हो जनजाति के कई गांवों को मिलाकर बनने वाली जो इनकी प्रशासनिक इकाई होती है वह पीढ़ कहलाती है और पीढ़ के जो प्रमुख होते हैं उसे मानकी कहा जाता है। जी फ्रेंड्स मानकी का कार्य होता है दो या दो से अधिक गांवों के बीच जो विवाद होते हैं, मारपीट वह होता है, उसको सुलझाने का कार्य मानकी का होता है। और इसके अलावा मुंडा के द्वारा कोई भी समस्या पर जब निर्णय दिया जाता है तो उस समस्या से अगर कोई पक्ष या विपक्ष संतुष्ट ना हो तो उस पर निर्णय देने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप इन्हें ध्यान में रखें। आगे आपको और बता दें तो फ्रेंड्स जो समस्या मानकी के द्वारा भी तय नहीं होता तो फ्रेंड्स उस समस्या को पीढ़ में एक समिति होती है। ये जो पीढ़ है इसमें एक समिति होती है। इस समिति में 3 मानकी बैठते हैं और जो समस्या इसके द्वारा हल ना कर पाया जा रहा हो उसको ये समिति के द्वारा हल किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखें। इसे एक बार और बता दें यानी कि इस शासन व्यवस्था के सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई के बारे में। तो फ्रेंड्स मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में
इस शासन व्यवस्था का जो सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई है वह पीढ़ है। पीढ़ का निर्माण कई गांवों के मिलने के बाद होता है और इसका प्रमुख मानकी कहलाता है। मानकी का कार्य क्या होता है कि दो या दो से अधिक गांवों के बीच होने वाले विवादों को निपटाना और जो समस्या मुंडा के द्वारा नहीं सुलझाया जा पा रहा हो उसको सुलझाने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, जो समस्या इसके द्वारा हल ना हो यानी कि मानकी के द्वारा हल ना हो उसको पीढ़ में बैठने वाली एक संस्था होती है, एक समिति होती है, उसके द्वारा उसे हल किया जाता है। उसमें 3 मानकियाँ रहते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स यही था हमारा इसका प्रथम चरण, यानी कि जब इस शासन व्यवस्था का निर्माण हुआ, इसकी स्थापना हुई, तो फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार था। फ्रेंड्स इस शासन व्यवस्था में जो समस्या होती थी उन्हें 2 भागों में बांटा गया था। पहला था बड़ी समस्या और दूसरा था छोटी समस्या यानी कि साधारण समस्या। इन दोनों के बारे में आपको बता दें तो बड़ी समस्या में कौन कौन से आते थे, तो यौन अपराध, चोरी डकैती, हत्या और किसी गैर जनजाति के घर में रहना, उनके घर में भोजन करना, ये सभी इस जनजाति की बड़ी समस्या होती थी। और फ्रेंड्स इन सभी कारणों के आधार पर जो उनको दंड दिया जाता था, दंड के रूप में उन्हें जाति से बेदखल कर दिया जाता था, यानी कि फ्रेंड्स आसान भाषा में कहा जाए तो उनको आज़ाद कर दिया जाता था। फ्रेंड्स आज़ाद करने के बाद अगर उन्हें फिर से जाति में मिलाना हो तो उनसे भोज भात लिया जाता था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार बड़ी समस्या ये वाला था और इसका निपटारा करना भी ये वाला था। तो फ्रेंड्स आप इन्हें ध्यान में रखें। बात करें वहीं साधारण समस्या के बारे में, तो साधारण समस्या में मारपीट, जमीन जायदाद से रिलेटेड समस्या, छोटी वस्तुओं की चोरी, ये सभी समस्याएं आती थी और इन सभी अपराधों के आधार पर उन्हें दंड के रूप में उन्हें पैसा जुर्माना के तौर पर लिया जाता था। जी फ्रेंड्स, इसमें जुर्माना के तौर पर पैसा लिया जाता था, जिसका आधा पैसा गांव के विकास में खर्च किया जाता था और आधा पैसा यहाँ के जो पद होते थे उन पर कार्यरत अधिकारियों को मिलता था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार इसका निपटारा होता था। तो फ्रेंड्स आप इन्हें ध्यान में रखें। इनमें 2 समस्याएं होती थी, एक बड़ी समस्या, एक साधारण समस्या। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखें। चलिए आगे आपको बता दें तो फ्रेंड्स ये इस जनजाति की जो थी वो प्रारंभिक व्यवस्था थी। जब इसका निर्माण हुआ उस समय की ये व्यवस्था थी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हो जनजाति के लोग अत्यधिक लड़ाका स्वभाव के व्यक्ति थे। जी फ्रेंड्स, ये तुरंत लड़ाई करने के लिए उतारू हो जाते थे। ये अपने स्वतंत्रता से अत्यधिक प्रेम करते थे। अगर हो जनजाति को ये महसूस होता कि इनके स्वतंत्रता के अधिकार में कोई दिक्कत आ रही है तो ये तुरंत युद्ध करने पर उतारू हो जाते थे, लड़ाई करने पर उतारू हो जाते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हो जनजाति के लोग पहले लड़ाका स्वभाव के व्यक्ति रहा करते थे। तो फ्रेंड्स अब हमने आपको पहला चरण यहाँ तक आपको बता दिया। आगे आपको बता दें कि झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश कैसे हुआ और ये हो जनजाति पर कैसे धीरे धीरे ये शासन करने लगे, उसके बारे में। तो फ्रेंड्स आपको बता दें अंग्रेज़ों का प्रवेश झारखंड में 1764 ईस्वी में हुआ। जी फ्रेंड्स, जब अंग्रेज़ों और मुग़लों के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसको शांत करने के लिए 1765 में इलाहाबाद में एक संधि हुई, जिसमें अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। दीवानी शक्ति के बारे में आपको बता दें, यानी कि फ्रेंड्स जिसे दीवानी शक्ति प्राप्त रहेगी वह उस क्षेत्र में कर वसूल कर सकते थे। तो फ्रेंड्स कोल्हान प्रमंडल हमारा झारखंड के अंतर्गत आता था और झारखंड हमारा बिहार के अंतर्गत आता था। तो फ्रेंड्स अंग्रेज़ों को इस क्षेत्र में भी कर वसूलना था। तो फ्रेंड्स अंग्रेज़ों को कोल्हान क्षेत्र से भी कर वसूलना था और इस क्षेत्र में जैसा कि आप जानते हैं कि हो जनजाति के लोग रहा करते थे, जो कि अत्यधिक लड़ाका स्वभाव के व्यक्ति थे। ये स्वयं को किन्हीं के अंडर रहना पसंद नहीं करते थे। कौन? तो हो जनजाति के लोग किन्हीं के अंडर रहना पसंद नहीं करते थे। अंग्रेज यहाँ कर वसूलने आते थे, लेकिन उसके बाद ये जनजाति जो है वो कर नहीं देते थे। कर इसीलिए नहीं देते थे क्योंकि इनका मानना था कि अगर हम कर देंगे तो हम इनके अंडर आ जाएंगे, हमारी स्वतंत्रता छीन जाएगी और हम गुलाम बन जाएंगे और अंग्रेज़ों का
जो उद्देश्य था वो कर लेना ही था। तो इसी कारण से अंग्रेजों और हो जनजाति के लोगों के बीच में एक विद्रोह होता है, जिस विद्रोह का नाम हो विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह जो विद्रोह हुआ है वह 1820 से 1821 में होता है, और ये जो विद्रोह है वो 2 चरणों में होता है। पहले चरण में हो जनजाति और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें हो जनजाति के लोगों की जीत हो जाती है। उसके बाद जो दूसरा चरण है उसमें जब युद्ध होता है तो उसमें अंग्रेजों की जीत हो जाती है और हो जनजाति की हार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हो जनजाति के लोगों को मजबूरन आत्मसमर्पण करना पड़ता है। तब भी फ्रेंड्स, ये जो हो जनजाति के लोग हैं वो अंग्रेजों के अंडर रहना पसंद नहीं करते थे, लेकिन इनकी मजबूरी अब आ गई थी, क्योंकि फ्रेंड्स ये उनसे युद्ध में हार गए थे। उसके बाद जो हो जनजाति के लोग हैं वो अंग्रेजों के समक्ष एक शर्त रखते हैं। जी फ्रेंड्स, अंग्रेजों के समक्ष एक शर्त रखते हैं। शर्त ये रखते हैं कि ये एक हल पर वार्षिक 50 आना कर देंगे। यानी कि फ्रेंड्स, अगर एक व्यक्ति एक हल चला रहा है तो वो एक वर्ष में 50 आना देगा, उससे ज़्यादा वो नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हो जनजाति के लोगों ने ये अंग्रेजों के समक्ष ये शर्त रखा और अंग्रेजों ने इसे मान भी लिया। अब फ्रेंड्स, ये जो हो जनजाति के लोग हैं वो कर चुकाने लगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो है वो अंग्रेजों का दबदबा बढ़ने लगा और समय बीतता गया और अंग्रेजों का दबदबा भी बढ़ने लगा। तब फ्रेंड्स, अब अंग्रेजों का दबदबा बढ़ने लगा, तब फ्रेंड्स अब इनके द्वारा कर में वृद्धि की जाने लगी। उसके बाद कर ना देने पर इनकी ज़मीनों को गैर जनजातियों को दे दी जाती थी। इसके अलावा हंडिया, जो कि इस जनजाति के मादक पेय पदार्थ है फ्रेंड्स, जो कि ये जनजाति अपने देवी देवताओं पर हंडिया का अर्पण करते हैं फ्रेंड्स, इस पर अंग्रेजों ने कर लगा दिया और महिलाओं का ये शारीरिक शोषण भी किया करते थे। तो फ्रेंड्स, इन सभी कारणों से ये अत्यधिक प्रताड़ित होने लगे हो जनजाति के लोग। तब फ्रेंड्स, जिसके बाद हो जनजाति के लोगों ने एक विद्रोह किया जिसे हम कोल विद्रोह के नाम से जानते हैं। जी फ्रेंड्स, इन सभी कारणों से रिलेटेड उसके बाद हो जनजाति के लोगों के द्वारा एक विद्रोह किया जाता है जिसे हो कोल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये जो कोल विद्रोह है वो 1831 से लेकर 1832 में हुआ था। जी फ्रेंड्स, ये कोल विद्रोह 1831 से लेकर 1832 में हो जनजाति के द्वारा किया गया था। तब फ्रेंड्स, जब यह विद्रोह शांत होने लगा उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा एक कानून बनाया गया। उस कानून का नाम है रेगुलेशन एक्ट। जी फ्रेंड्स, उस कानून का नाम है रेगुलेशन एक्ट। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत जितने सारे जो नियम या कानून केंद्रीय स्तर पर बनते हैं वो सभी इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। अगर ऐसा होता तो हो जनजाति के लोगों और अंग्रेजों के बीच में काफ़ी युद्ध होते रहते, क्योंकि फ्रेंड्स हो जनजाति के लोग किसी के अंडर रहना पसंद नहीं करते थे और अंग्रेज धीरे धीरे अपना जो शासन करने का जो ये है तरीका है वो धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में लागू कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, उसी को देखते हुए यहाँ पर एक कानून लाया गया, रेगुलेशन एक्ट, जिसके अंतर्गत केंद्र स्तर पर जितने भी सारे नियम कानून बनते थे वो सभी इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते। उसके बाद फ्रेंड्स, 1834 ईस्वी में ये जो कोल्हान प्रमंडल का एरिया है उसे दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी के क्षेत्र के अंतर्गत इसे घोषित कर दिया गया। कब फ्रेंड्स? 1834 में। 1834 में कोल्हान प्रमंडल को दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी के क्षेत्र के अंतर्गत इसे घोषित कर दिया गया, जिसमें से ये कहा गया कि जो कानून या जो नियम केंद्र स्तर पर लागू होंगे वो इन क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, ये दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी जब इस क्षेत्र को घोषित किया गया तब इसका घोषणा किया गया। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें ध्यान में रखें। इस क्षेत्र में उसके बाद अंग्रेजों का एक पद का सृजन किया गया। इस क्षेत्र में यानी कि कोल्हान प्रमंडल के क्षेत्र में अंग्रेजों के एक पद का सृजन किया गया, जिस पद का नाम एजीजी यानी कि एजेंट गवर्नर जनरल था। जी फ्रेंड्स, एजेंट गवर्नर जनरल का एक पद का इस सृजन किया गया। इस पद के लिए
एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम टी विल्किसन था, उसको इस पद पर लाया गया। जब ये इस क्षेत्र में आए तो इन्होंने झिकपानी में रुककर इस जनजाति के बारे में जानकारियां हासिल की। तब इनको पता चला कि इस जनजाति पर लड़ाई करके शासन नहीं किया जा सकता। इस जनजाति पर अगर शासन किया जा सकता है तो इन पर समझौते के द्वारा इन पर शासन किया जा सकता है। तो ऐसा किसने जानकारी हासिल की? टी विल्किसन ने। टी विल्किसन इस क्षेत्र में आए और उन्होंने जानकारी हासिल की कि इन पर युद्ध से या फिर लड़ाई से शासन नहीं किया जा सकता। अगर इन पर शासन किया जा सकता है तो इन पर समझौते के द्वारा शासन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद विल्किसन ने जो वहाँ के क्षेत्रों के जो जितने भी सारे मुंडा थे उनको अपने ऑफिस में बुलाया। ऑफिस में बुलाने के बाद उन सभी मुंडाओं को राजा घोषित कर दिया। जी फ्रेंड्स, उन सभी मुंडाओं को राजा घोषित कर दिया और इसके साथ ही मुंडा और मानकी के जो पद होते थे उनको वंशानुगत कर दिए। जी फ्रेंड्स, मुंडा और मानकी के जो पद होते थे उनको वंशानुगत कर दिए थे। यानी कि फ्रेंड्स, जो अभी मुंडा है उसके बाद आने वाला मुंडा उसका बेटा बनेगा, जो मानकी है आने वाले समय में उसका बेटा मानकी बनेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार उन्होंने ये घोषणा की और इसी के साथ ही 1837 ईस्वी में उन्होंने 32 नियम बनाए, जिस नियम को विल्किसन रूल के नाम से जाना जाता है। जी फ्रेंड्स, 1837 में विल्किसन ने 32 नियम बनाए जिसे विल्किसन रूल के नाम से जाना जाता है। उस नियम के बारे में कुछ कुछ आपको बता दें तो फ्रेंड्स, उस नियम में पहला था हमारा मुंडाओं को राजा बनाया गया, जैसा कि हमने आपको बताया था। मुंडा और मानकी के पद को वंशानुगत कर दिया गया, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। और तीसरा, टैक्स ना देने पर ज़मीनों को गैर जनजातियों को दे दिया जाता था। और जब ज़मीनों को गैर जनजातियों को दे दिया जाता था तो इससे पहले एजीजी का अनुमति लेना अनिवार्य था। तो फ्रेंड्स, ये सभी उन 32 नियमों में से कुछ नियम थे। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें भी ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स, आगे आपको बता दें तो फ्रेंड्स, ये जो विल्किसन था उसका जो नियुक्ति इस क्षेत्र में हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य था कि इस क्षेत्र से टैक्स वसूलना। और फ्रेंड्स, इन्होंने दिमाग लगाकर ये 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 तरकीब निकाली या फिर ये समस्या को सुलझाने में कायम रहे कि इन पर लड़ाई से इन पर शासन नहीं किया जा सकता, इन्हें समझौते के आधार पर इन पर शासन किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स आपको आगे बता दें तो फ्रेंड्स, इसमें विल्किसन के द्वारा शासन व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए। जी फ्रेंड्स, जो हमारा ये था यानी कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, इसमें कुछ बदलाव किए। बदलाव क्या किए फ्रेंड्स? जैसे कि पहले देखते थे यानी कि जब इस शासन व्यवस्था का निर्माण हुआ था तो उस समय इस शासन व्यवस्था का जो प्रारंभिक प्रशासनिक इकाई था वो गांव था और उसके बाद जो सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई था वो पीढ़ था। गांव के प्रमुख मुंडा कहलाते थे और पीढ़ के प्रमुख मानकी कहलाते थे। तो फ्रेंड्स, इसमें भी सेम था, यानी कि अंग्रेज जब आए इस पर असर पड़ा इस शासन व्यवस्था पर, तो इसमें भी ये सेम ही था। लेकिन फ्रेंड्स, पहले मुंडा का कार्य होता था गांव में होने वाले छोटे मोटे विवादों को निपटाना। उसके बाद मानकी का कार्य होता था जो विवाद इसके द्वारा नहीं सुलझाया पाया जा रहा हो वो मानकी के द्वारा सुलझाया जाता था। लेकिन फ्रेंड्स, जो अंग्रेज जब आए तब इस शासन पर उनका जब ये प्रभाव पड़ा तब फ्रेंड्स उन्होंने इनके जो कार्य हैं उनमें इन्होंने बदलाव कर दिए। ये जो मुंडा होते थे, मुंडा का कार्य होता था कि गांव वालों से कर वसूल करके ये मानकी को देते थे और मानकी उस कर को फिर अंग्रेज अधिकारियों को देते थे। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें भी कुछ बदलाव थे, यानी कि फ्रेंड्स जब अंग्रेज़ों का प्रभाव हुआ तब फ्रेंड्स इन्होंने एक तहसीलदार को नियुक्त किया। तहसीलदार अंग्रेज़ों का एक अधिकारी हुआ करता था, वो गांव में निवास करता था। तो फ्रेंड्स, ये जो तहसीलदार था वो कर को इकट्ठा करके मुंडा को देता था और मुंडा उसमें जो कर इकट्ठा होता था उसका 25% अपने वेतन के रूप में रखता था और 75% को
मानकी को दे देता था। अब जो मानकी बचता था उस 75% में से वो उसका 8.5% अपने वेतन के रूप में रखता था और बाकी जो अन्य कर बचते थे उसे अंग्रेज अधिकारियों को दे देता था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार इनके कार्यों में बदलाव आए। इनके कार्यों को एक बार और आपको बता दें तो फ्रेंड्स, मुंडा का कार्य होता था कि तहसीलदार द्वारा जो कर इकट्ठा होता था उसको उस कर का 25% स्वयं रखता था और 75% मानकी को देता था, और मानकी उस कर का 8.5% स्वयं रखता था और उसके बाद जो बचता था उसको अंग्रेज अधिकारी को दे दिया जाता था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार इनके कार्यों में बदलाव आए थे। तो फ्रेंड्स, यही हमारा अंग्रेजों के प्रभाव में आने से इस शासन व्यवस्था में बदलाव आया। तो फ्रेंड्स, हमारा जो मुंडा मान की शासन व्यवस्था है वो इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए